Today I would be talking about very important concept of criminal law, doctrine of mens rea. डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया में सबसे इम्पोर्टेंट एक लीगल मैगजिम है, एक्टस नन फेसिट रियुमनिसी मेंसिटरिया। इसका मतलब है एक्ट एंड इंटेंशन must concur to constitute a crime। क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक्ट या सिर्फ ब्रीच ऑफ लॉ उस एक्ट को क्राइम नहीं बनाता है, अनलेस एंड अनटिल it is coupled with guilty intention, guilty mind is equally important. Therefore crime is equal to act plus intention means रिया एक अम्ब्रेला टर्म है, ये स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, स्टेट ऑफ माइंड। और इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसके मेंस रिया के कई वेरिएंट हैं, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, डिसऑनेस्टली, वॉलेंटरली, रैश एंड नेग्लिजेंट और एक्सेट्रा। So, an act which breaches any law cannot be a crime unless and until it is backed by a guilty mind or backed by a relevant state of mind which is prohibited by law. An act prohibited by law plus a state of mind, that is mens rea, prohibited of law, together constitute a crime. That is the doctrine of mens rea। और ये लीगल मैगजिम है। ये लीगल मैगजिम पहली बार आया था, ये सर एडवर्ड कोक ने पहला बार इसको कहते हैं मोरल थियोलॉजी, मतलब रिलीजियस बुक से, मोरल थियोलॉजी से इसको इंपोर्ट किया क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में। तो यहां तक आई थिंक इट्स क्लियर दैट what actually is doctrine of mens rea. Doctrine of mens rea says that only breach of law doesn't make the act crime unless and until the same is coupled with guilty intention. A prohibited act must be coupled with a prohibited state of mind, that is mens rea, and together they constitute a crime। अब हम लोग देखेंगे, एक सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी आज लीगल सिस्टम है इट हैज ऑलरेडी बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड, दैट इज कॉमन लॉ सिस्टम से बोरोड है। तो हम लोग देखते हैं, एक इशू आया जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया डेवलप हो रहा था, उस समय एक इशू आया इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, इंग्लिश क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, कि वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज applicable to the statutory offense or not, statutory offense or not। मान लीजिए कोई स्टैट्यूट है, लॉ है पास्ड बाय लेजिस्लेचर, जो कि किसी एक्ट को प्रोहिबिट करता है, तो और उसमें कोई इंटेंशन का बात नहीं,
इंटेंशन दे दिया तो ठीक है, अगर इंटेंशन का बात नहीं तो क्या उस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी मेंसरिया के आधार पर होगा कि नहीं? मतलब अगर कोई एक्ट होता है तो हम उसमें स्टेट ऑफ माइंड देखेंगे या नहीं देखेंगे, या सीधे देखेंगे कि वो जो एक्ट किया इट इज अगेंस्ट दी स्टैट्यूटरी लॉ, सो मेंसरिया देख, अगर इंटेंशन उसमें नहीं दिया गया कि वो स्पेसिफिक इंटेंशन से होना चाहिए, तो क्या हम मेंसरिया देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो सबसे पहले शुरुआत में कहा कि नहीं, स्टैट्यूटरी ऑफेंस में मेंसरिया का जरूरत नहीं है, मतलब बस एक्ट देखेंगे, एक्ट देखेंगे, मेंसरिया उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे एक्ट, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑफेंस के पैरामीटर में आ रहा है तो और कुछ देखना नहीं, बस उसका एक्ट देखना है। तो जनरली एक बेसिक पहले था 1861 का इंग्लैंड में लॉ है, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861। इस एक्ट में कहीं भी मेंसरिया का बात नहीं है। जैसे आईपीसी में है कि मेंसरिया जहां भी ऑफेंस डिफाइंड है वहां लिख दिया गया है, जैसे 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर, लिख दिया गया कि इफ एनी पर्सन causes death by doing an act with the intention to cause death, with the knowledge to cause death, ये सब लिख दिया गया है। तो वहां पे ऑलरेडी उसमें इंप्लिसिट कर दिया गया, मगर इस एक्ट में कहीं भी मेंसरिया का नहीं, मेंसरिया कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्ट लिखा हुआ है। मेंसरिया नहीं लिखा हुआ है कि वो एक्ट को फला या इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करना है तभी क्राइम होगा। बहुत सारे आईपीसी में जैसे दो तरह के ऑफेंस, एक में लिख दिया स्पेसिफिक इंटेंशन नॉलेज लिख दिया, भाई इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर ये एक्ट होगा तभी क्राइम है। कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं लिखा गया, वो सिर्फ एक्ट सिंप्लिसिटर ही क्राइम है, जैसे रेप, जैसे काउंटरफिटिंग कॉइन, जैसे वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ये सब में इंटेंशन नहीं देखना है। हर्ट इंटेंशन नहीं देखना है, रेप इंटेंशन नहीं देखना है, एक्ट हुआ दैट इज यू आर लायबल फॉर दैट। बट कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां इंटेंशन लिख दिया गया, जैसे मर्डर, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, जैसे रैश एंड नेग्लिजेंट, डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट 304A, वहां पे इंटेंशन निहित है, उस इंटेंशन को भी वर्जित कर दिया गया एक्ट के साथ। तो दोनों देखना है, इंटेंशन भी देखना है, एक्ट भी देखना है। मगर यहां जो इंग्लैंड में 1861 का जो हम पहले जहां से ये क्वेश्चन उठा, यहां पे किसी भी ऑफेंस में इंटेंशन के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो ये सवाल उठा कि क्या सिर्फ एक्ट देखेंगे या इंटेंशन भी देखना है, वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस कंटेन्ड इन दिस एक्ट और नॉट। इसमें सबसे पहला केस आया आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस। इसमें क्या होता है, ये 1871 का केस है। इसमें प्रिंस जो है, जो एक्यूज था, he fell in love with a girl. The girl was 16 years old. ये लड़की 16 साल की थी, प्रिंस को इससे प्यार हो जाता है। ये लड़की इसको कहती है कि हम 18 साल के हैं भाई, ये इसको कहती है कि हम 18 साल के हैं, और फिजिकली भी वो 18 साल की लगती है। तो प्रिंस था, इसको एक लड़की से प्यार होता है जो कि एक्चुअली 16 साल की थी, बट वो इसको बताती है कि 18 साल की है, और फिजिकल अपीयरेंस से भी वो 18 साल की लगती है। ये इसको लेकर के बिना इसके फादर को बताए हुए लेकर के भाग जाता है। He eloped with her. इसके खिलाफ केस लाया जाता है, प्रिंस के खिलाफ, सेक्शन 55 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 में लाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी माइनर गर्ल को आप उसके गार्जियन के कंसेंट के बिना
लेके जाते हो, देन यू आर लायबल अंडर सेक्शन 55। अब इसमें सवाल उठा, इसमें प्रिंस की तरफ से आर्ग्यू किया गया और जूरी ये फैक्ट असर्टेन कर लेती है कि ये बेचारे ये बोनाफाइडली इसको लगा कि ये 18 साल की है, क्योंकि इसने इसको 18 साल ही बताया था और ये लेके चला गया। इसको बेचारे को पता नहीं था कि द गर्ल इज माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि सिंस इसमें कहीं भी इंटेंशन का जरूरत नहीं है, एज पर सेक्शन 55 में सिर्फ लिखा हुआ एक्ट अगर लेके जाता है किस इंटेंशन से, इंटेंशन के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ नहीं लगेगा एंड ही इज लायबल इवन दो द एक्चुअल एज वाज नॉट नोन टू हिम। ऑन द अदर हैंड प्रिंस के तरफ से कहा गया कि वो बोनाफाइडली ले गया और डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ स्टैट्यूटरी ऑफेंस पे भी अप्लीकेबल होगा, स्टैट्यूटरी ऑफेंस पर भी अप्लीकेबल होगा, ऑल्दो द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस्ट्रुआ इज नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 55 ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861। इसमें कोर्ट जो था, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इवन दो actual age of the girl was not known to the accused prince, he is liable for it, and doctrine of mencria is not applicable in case of statutory offenses। तो यहाँ पे लगा है भाई डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ एप्लीकेबल नहीं होगा स्टैट्यूटरी ऑफेंस में, और सिर्फ एक्ट को देख करके हम उसके लायबिलिटी का निर्धारण कर देंगे। मगर आर वर्सेस टोल्सन ये 1887 का केस है। इसका फैक्ट ये है कि मिस्टर और मिसेस टोल्सन शादी किए, किसमें 1880 में शादी किए दोनों। शादी के तुरंत बाद मतलब 1881 में मिस्टर टोल्सन अमेरिका चले जाते हैं शिप में, और उनका कोई पता नहीं रहता है। 7 साल तक मिसेस टोल्सन वेट करती है, वो और उसके फादर पता भी लगाते हैं उसके बारे में, और मिस्टर टोल्सन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो 1887 में ये दोबारा शादी कर लेती है। कौन? मिसेस टोल्सन। इसके खिलाफ केस लाया जाता है सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 के तहत। और इसमें मिसेस टोल्सन की तरफ से ये आर्ग्यू किया जाता है कि वो एक 6 साल वेट की और जितना इंक्वायरी कर सकती थी बोनाफाइडली की, और बोनाफाइडली उसको लगा कि मिस्टर टोल्सन इज नो मोर, इसलिए सेक्शन 57 जो कि बाइगेमी था, सी इज नॉट लायबल। कहने का मतलब कि मिसेस टोल्सन की तरफ से कहा गया था कि ऑल्दो इस सेक्शन 57 में इंटेंशन के बारे में नहीं, बट डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ सेक्शन 57 पे लगेगा, स्टैट्यूटरी ऑफेंस पे लगेगा, और स्टैट्यूटरी ऑफेंस पे लगेगा तो सिंस हर इंटेंशन वाज बोनाफाइड शी इज नॉट लायबल। ऑल्दो प्रोसिक्यूशन बोला फिर वही कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, इसलिए शी इज लायबल। इसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट यहाँ पे शिफ्ट की अपना, और यहाँ पर उसने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ
applicable even to the statutory offenses. स्टैट्यूटरी ऑफेंस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया लगेगा, और हम लोग एक्ट के साथ इंटेंशन भी देखेंगे लायबिलिटी फिक्स करने के लिए। यहाँ पर बाद में 1946 तक बीच में कुछ केसेस आए इंग्लैंड में, जिसमें फिर से कहा गया कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया नहीं लगेगा। मगर 1946 तक ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑफेंस। अब आते हैं हम लोग इंडिया में। तो इंग्लैंड में 1946 तक ये क्लियर हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। अब इंडियन सिनेरियो देखते हैं। इंडियन सिनेरियो में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया दो तरह से है। एक, आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं या दूसरे जो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हैं, कुछ ऑफेंसेस में लिख दिया गया, इंटेंशन लिख दिया गया, उसमें लिख दिया गया किस इंटेंशन के साथ एक्ट होगा या नॉलेज होगा, किस इंटेंशन और नॉलेज के साथ एक्ट होगा, तब लायबिलिटी फिक्स होगी। जैसे 299, 300 ये सब में लिख दिया गया कि भाई एक्ट डेथ कॉज किया, फिर इंटेंशन क्या, इंटेंशन टू ब्रिंग डेथ होना चाहिए, इंटेंशन या नॉलेज टू ब्रिंग डेथ होना चाहिए, तभी लायबिलिटी फिक्स होगा 299 और 300 में। मगर कुछ ऑफेंसेस में कुछ ऑफेंसेस में मेंसरिया के वर्ड्स यूज नहीं किए गए, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, काउंटरफिटिंग क्वाइन, रेप, ये सब में इंटेंशन का जरूरत नहीं है, बस एक्ट देखेंगे और लायबिलिटी फिक्स। उसके बाद देखिएगा और किस रास्ते से आया डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया, तो आया जनरल एक्सेप्शन से। जनरल एक्सेप्शन में कैसे आया? जनरल एक्सेप्शन में कुछ कंडीशंस हैं, ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है आईपीसी का, इसमें कुछ इसमें फिक्स हैं। जैसे इसमें इंसैनिटी, ये सब कंडीशन में ना लायबिलिटी फिक्स नहीं। इंटॉक्सिकेशन, एक्सोनरेशन, 100% एक्सोनरेशन। इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, प्राइवेट डिफेंस, इसमें कहा गया या तो ऑल दो एक्ट हुआ बट मेंसरिया नहीं था, इसलिए नो लायबिलिटी, और किसी कंडीशन जस्टिफाइड था इसलिए नो लायबिलिटी। तो जनरल एक्सेप्शन को भी पढ़ करके लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज वेरी मच एप्लीकेबल इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो कंक्लूजन यही हुआ कि नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज एप्लीकेबल in England also, and in India it has already been incorporated as per IPC and other statutory offences. अब इसके एक्सेप्शंस देख लेंगे जल्दी से। एक्सेप्शंस इसके डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया के क्या हैं, तो एक तो देख ही लिए कि भाई जो स्टैट्यूटरी ऑफेंस में वर्ड्स नहीं यूज हैं मेंसरिया के, तो वो स्ट्रिक्ट, इवन देयर इज नो मेंसरिया the guilty would be the accused would be liable। दूसरा क्या है, स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस होते हैं, जैसे फेरा, गोल्ड स्मगलिंग, नारकोटिक्स का स्मगलिंग, ये सब में मेंसरिया जरूरत नहीं है, दे आर स्ट्रिक्टली लायबल। स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस के केस में, स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस के केस में, जॉइंट, ये सब केसेस में मेंसरिया की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे काउंटरफिटिंग क्वाइन, ये सब में जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिक्ट ऑफेंस, बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसमें कि जहां पर खुद एक्ट ही में क्लियर कर दिया गया कि जरूरी नहीं है
मेंसरिया, वहां मेंसरिया का जरूरत नहीं है। सो ये सब सारे एक्सेप्शन है। सो द कंक्लूजन इज डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इज एप्लीकेबल इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड except in certain cases which we have already discussed. That's all.